दोस्तों, जुर्म के बाद सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, ये उन रिश्तों, हालातों और मानसिक टकरावों की परतें खोलता है जो एक इंसान को अपराध करने पर मजबूर करते हैं। हर एपिसोड में सवाल उठता है, क्या जुर्म करने वाला सिर्फ गुनहगार होता है या हालातों का शिकार? ये शो दर्शकों को सिर्फ क्या हुआ नहीं बताता, बल्कि क्यों हुआ भी दिखाता है। और याद रखिए, जुर्म के बाद कोई फरार नहीं हो सकता। कभी ना कभी सजा मिलती ही है, क्योंकि देर सवेर बचता कोई नहीं है। इसलिए जुर्म करने से पहले 100 बार सोचिए कि इसका अंजाम क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं चेन्नई के उस केस की, जहां एक मामूली से क्लू ने पुलिस को सीधा पहुंचा दिया कातिल के दरवाजे तक। चेन्नई का पल्लीकरनई डंपयार्ड शहर की सबसे बदबूदार जगह, जो कुछ लोगों के लिए जहन्नुम से कम नहीं तो कुछ के लिए आम सी जगह। एक शख्स रोज की तरह डंपयार्ड से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर पड़ी एक बोरी। वो बोरी बाकी बोरियों जैसी नहीं थी। उसके ऊपरी हिस्से से कुछ अजीब सा बाहर झांक रहा। शख्स झिझका, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा भारी पड़ी। उसने जैसे ही बोरी के पास जाकर झांका, उसकी रगों में खून जम गया। बोरी से किसी इंसान की उंगलियां बाहर निकली। उसने हिम्मत जुटाई, बोरी खोली, और जो नजर आया वो किसी खौफनाक फिल्म का नहीं बल्कि हकीकत का सीन था। अंदर एक महिला का कटा हुआ दाहिना हाथ था। घबराकर उस शख्स ने तुरंत चेन्नई पुलिस को खबर दी। पुलिस पहुंची, बोरी को खोला और अंदर थे हाथ के साथ इंसानी पैर, एक बोरी और कटे हुए अंग। और फिर शुरू हुई उस रहस्य की पड़ताल जिसने पूरे चेन्नई को हिला दिया। उस दिन सिर्फ डंपयार्ड ही नहीं, पूरा चेन्नई जैसे किसी डरावने राज में डूब गया था। ठीक उसी दिन अडियार नदी के किनारे भी कुछ राहगीर गुजर रहे थे। नजर पड़ी एक और पॉलीथीन की बोरी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पास पहुंचे तो जमीन जैसे पैरों तले से निकल गई। बोरी खुली और अंदर था इंसान का एक हिस्सा। ऐसे ही शहर के अलग अलग हिस्सों से एक एक करके और बोरियां मिलने लगी। कहीं आते, कहीं हड्डियां, कहीं कटे हुए हाथ। शाम होते होते पुलिस के पास शरीर के कई हिस्से इकट्ठा हो चुके थे, मगर सिर और बायां हाथ अब भी गायब थे। पुलिस ने अंदाजा लगाया, ये किसी महिला की लाश, उम्र लगभग 30 से 40 साल के बीच। चेहरा नहीं था, पहचान नहीं, और हर बोरी एक नए सवाल की तरह खुल रही थी। ये था एक ब्लाइंड केस, जहां कातिल का नाम तो दूर, उसकी परछाई तक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कितना भी चालाक हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता। और जल्द ही पुलिस को वो एक सुराग मिला जो इस केस को अंधेरे से निकालकर कातिल के दरवाजे तक ले जाने वाला। क्या था वो सुराग? चेन्नई पुलिस के सामने अब ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक पहेली बन चुका था। न चेहरा, न नाम, न पहचान, बस शहर के अलग अलग कोनों से मिले शरीर के टुकड़े। जांच की कमान सौंपी गई डिप्टी कमिश्नर मुथुस्वामी को। उनकी अगुवाई में 3 स्पेशल सर्च टीम बनाई गई। हर टीम का मकसद था पल्लीकरनई डंपयार्ड के हर इंच को छांट डालना। टीम को यकीन था, इतने बड़े डंपयार्ड में शायद लाश के बाकी टुकड़े भी छिपे। और फिर शुरू हुआ वो मिशन, जो सुनने में जितना मुश्किल लगता है, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा डरावना था। जनवरी 2019 में पुलिस ने 11,700 टन कचरा गाड़ डाला। दिन रात हजारों टन सड़े गले कचरे के बीच पुलिस ढूंढती रही, कोई सुराग, कोई निशानी। आखिरकार मेहनत रंग लाई। कचरे के ढेर से लाश का धड़ और शरीर के कई हिस्से बरामद हो गए। लेकिन कहानी अब भी अधूरी थी, क्योंकि सिर और एक हाथ अब भी गायब थे। यानी पहचान अब भी नामालूम थी, लेकिन जो टुकड़े मिले उनमें छुपा था वो एक संकेत, जो जल्द ही इस केस की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाने वाला था। हर केस की शुरुआत सबूत से होती है, लेकिन इस केस की शुरुआत बस सवालों से हुई थी। क्योंकि पुलिस के पास थी एक लाश, मगर बिना नाम के, बिना चेहरे की। डिप्टी कमिश्नर मुथुस्वामी की टीम जांच में तेजी लाई। सबसे पहले चेन्नई और आसपास के इलाकों में दर्ज हुई महिलाओं की मिसिंग कंप्लेंट्स खंगाली गई, लेकिन नतीजा सिफर। लाश की कद काठी, उसके निशान किसी भी रिपोर्ट से मेल नहीं खा रहे थे। उम्मीद की आखिरी कोशिश के तौर पर शव के टुकड़ों की तस्वीरें तमिलनाडु के सभी पुलिस स्टेशनों में सर्कुलेट कर दी गई। कहीं से भी कोई पहचान नहीं मिली। इसके बाद लाश के टुकड़े भेजे गए राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल चेन्नई। पोस्टमार्टम शुरू हुआ और जो सच सामने आया उसने शव को यकीन में बदल दिया। ये सारे टुकड़े एक ही महिला के थे।
कातिल ने हत्या के बाद किसी धारदार हथियार से लाश को टुकड़ों में काटा। साफ था ये जुर्म किसी जुनून से नहीं बल्कि एक प्लानिंग से किया गया था। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक मिशन था, उस महिला की पहचान, क्योंकि जब तक पहचान नहीं तब तक कातिल सिर्फ एक साया है। पुलिस ने केस को पब्लिक डोमेन में डाल दिया, न्यूज चैनलों पर खबरें चली, अखबारों में तस्वीरें छपी। शायद कोई पहचान ले उस महिला को, शायद कोई नाम दे सके उस बेजान चेहरे को, लेकिन नतीजा सन्नाटा। दिन बीतते गए और ब्लाइंड मर्डर केस और ज्यादा अंधेरे डूबता चला गया। फिर एक दिन जांच टीम की नजर उस हाथ पर पड़ी जो बाकी शरीर के टुकड़ों के साथ बरामद हुआ था। हाथ पर 2 टैटू थे, एक शिव पार्वती का और दूसरा ड्रैगन का। दोनों इतने डिटेल्ड थे कि लगे किसी पहचान की निशानी हो, ना कि सिर्फ शौक। अब पुलिस के पास पहली बार कुछ ठोस था, एक सुराग जो शायद नाम तक पहुंचा सके। टीमें चेन्नई भर के टैटू स्टूडियोज, पार्लर्स और आर्टिस्ट तक पहुंची। हर किसी से वही एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा टैटू बनाया है? उसी दौरान शहर से करीब 600 किलोमीटर दूर चेन्नई के थूथुकुडी पुलिस स्टेशन में एक और कहानी जन्म ले रही थी। एक महिला आई, हाथ में अपनी बेटी की तस्वीर लिए, आंखों में बेचैनी। उसने शिकायत दर्ज कराई, मेरी बेटी रमैया 20-25 दिन से लापता है, उम्र करीब 38 साल। रमैया शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां, रहती थी चेन्नई के जाफर खान पेट इलाके में, और उसका पति सुब्रमण्यम जो साउथ फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करता था। यही वो शिकायत थी जिसने इस केस की दिशा पूरी तरह बदल दी, क्योंकि अब पुलिस को सिर्फ एक नाम नहीं मिला बल्कि शायद कातिल तक पहुंचने की चाबी भी। माँ की शिकायत में कसक थी और एक शक भी। वो बोली, मैंने अपने दामाद से कई बार पूछा रमैया कहाँ है, लेकिन हर बार वो बात को टाल देता। कभी कहता वो नाराज है, कभी कहता बाद में बात करवाऊंगा। दामाद का कहना था 19 जनवरी को रमैया ने खुद कहा था कि वो मायके जा रही है, तब से उसका मोबाइल नंबर बंद है। बात सीधी थी मगर दिल से निकला शक अब सीधा पुलिस की मेज तक पहुंच चुका था। अब 2 कहानियां एक दूसरे से टकराने लगी थी। एक तरफ वो लाश जिसकी पहचान कोई नहीं कर पा रहा था, दूसरी तरफ वो महिला जो 20 दिन से लापता थी और दोनों के बीच था एक नाम, रमैया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस महिला की उम्र 30 से 40 बताई गई थी वो रमैया की उम्र से हूबहू मेल खा रही। शरीर की कदकाठी भी वही और सबसे अहम टैटू वाले हाथ की लंबाई भी रमैया से मिलती थी। अब पुलिस को शक या सिर्फ अंदाजा नहीं बल्कि यकीन होने लगा था कि पल्ली करने के डंपयार्ड से मिली लाश उसी रमैया की। लेकिन अगर यह सच था तो सवाल अब और बड़ा हो गया था कि रमैया की मौत कैसे हुई और क्या उसका पति सिर्फ एक गमगीन इंसान था या इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार। पुलिस ने जब परिवार को बुलाया तो सबकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये लाश हमारी रमैया की है? रमैया की मां ने कांपते हाथों से सफेद कपड़ा हटाया और बस एक नजर दाहिने हाथ पर बने उस टैटू पर गई। वही नाम, वही जगह, सारी शंका खत्म। डीएनए टेस्ट भी कराया गया और रिजल्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। डंपयार्ड में मिले टुकड़े वो रमैया के ही थे। लाश की पहचान होते ही शक की सुई उसी शख्स पर अटक गई जो सबसे पहले बेगुनाह होने की कहानी सुना रहा था, रमैया का पति सुब्रमण्यम। चेन्नई पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया। सुब्रमण्यम शुरू में बड़ी सहजता से बोला, 19 जनवरी को रमैया घर से मायके जाने के लिए निकली थी, फिर लौटी ही नहीं। शब्दों में मासूमियत थी पर चेहरे पर बेचैनी, जैसे वो अपनी ही बनाई कहानी में अटक गया। पुलिस ने सब्र रखा क्योंकि अच्छे जासूस जानते हैं सच कभी जोर से नहीं बोला जाता, उसे दबाव में खुद बोलने पर मजबूर किया जाता है। सुब्रमण्यम 19 जनवरी कह रहे हो, लेकिन टैटू, डीएनए और शरीर के निशान कुछ और कह रहे हैं। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद वो आखिरकार टूट गया। हाँ, मैंने मारा उसे। 20 जनवरी की रात झगड़ा हुआ। 20 जनवरी की वो रात चेन्नई के जाफर खान पेट में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस घर के भीतर एक तूफान उठ चुका था। सुब्रमण्यम और रमैया के बीच बहस शुरू हुई और हर एक शब्द पिछले गुस्से की रात में अंगार बनता गया। रात करीब 10 बजे सुब्रमण्यम ने गुस्से और शक के नशे में वो कर डाला जो किसी को नहीं करना चाहिए। उसने कुल्हाड़ी से वार करके अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन असली खौफनाक कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि एक गुनाह करने के बाद सुब्रमण्यम ने दूसरा और भी बड़ा गुनाह किया। पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के बाद उसने सबूत मिटाने की कोशिश में लाश के टुकड़े किए। एक ठंडे सोच समझकर किए गए काम में धड़, पैर, हाथ, हर हिस्सा अलग किया गया।
और फिर उन्हें बोरी में भरकर शहर के अलग अलग कोने में फेंक दिया गया। कुछ हिस्से डंपयार्ड में मिले, कुछ नदी किनारे बहते हुए और कुछ ऐसी जगहों पर जहां कोई देखने की हिम्मत भी ना करे। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक भरोसे का टुकड़ा टुकड़ा बिखरना था और अब पुलिस के पास वो हर सुराग था जिससे जुर्म के बाद की ये पहेली हल होने वाली थी। सुब्रमण्यम के इकबाले जुर्म के बाद अब बारी थी सच को कागजों पर उतारने। पुलिस पहुंची उस घर में जहां कभी एक परिवार बसता था और अब सिर्फ सबूत थे। घर की तलाशी में वो मिला जिसकी पुलिस को तलाश थी, पॉलीथीन की वही बोरियां जिनसे शहर की लाशों की कड़ियां जुड़ी थी। फर्श पर मिले सूखे खून के धब्बे, बाथरूम की टाइलों पर जमे कतरे, हर निशान जैसे अपनी जुबान में कह रहा था, हाँ यही वो जगह है जहां मौत की कहानी लिखी गई। जांच में वो धारदार हथियार भी बरामद हुआ जिससे लाश के टुकड़े किए गए थे। एक कुल्हाड़ी जिस पर चिपके हुए सूखे खून के निशान छत की दीवार तोड़ चुके थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट साफ थी, फर्श, दीवार और हथियार पर पाया गया डीएनए रमैया से मैच करता था। और फिर वो सबूत जिसने इस केस की गुत्थी को मुकम्मल कर दिया, सीसीटीवी फुटेज। 20 जनवरी की रात करीब 10:30 बजे सुब्रमण्यम अपनी बाइक पर निकला। पीछे बंदी थी बोरी जिसमें वो सबूत था जिसे वो मिटाना चाहता था। वो सोच रहा था कि वो लाश ठिकाने लगा देगा, पर उसे नहीं पता था कि शहर की हर गली, हर कैमरा अब उसका गवाह बन चुका है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 2002 से। चेन्नई की चकाचौंध भरी फिल्म इंडस्ट्री में दो चेहरे मिलते हैं, सुब्रमण्यम और रमैया। लाइट्स, कैमरा और रोमांस के बीच पनपी ये कहानी जल्दी शादी के बंधन में बन गई। दो प्यारे बच्चों के साथ जिंदगी एकदम फिल्मी लग रही थी, लेकिन असली जिंदगी में कट नहीं। समय बीता। 2010 में सुब्रमण्यम ने एक तमिल फिल्म प्रोड्यूस की, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। फिल्म फ्लॉप हुई, करियर डूबा और साथ ही रिश्ते भी। पैसों की तंगी, तनाव और तकरार ने दोनों को अलग कर दिया। रमैया थूथुकोड़ी चली गई और सुब्रमण्यम अकेला टूटा हुआ अपने सपनों की राह में सुलगता रहा। बच्चों को भी भाई के पास भेज दिया, शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी ने उसे अब किसी का सहारा नहीं छोड़ा। कुछ महीनों तक थूथुकोड़ी में रही रमैया, लेकिन उसका मन चैन कहाँ लेने वाला। वो फिर लौटी उसी चेन्नई में जहाँ कभी उसके सपनों की शुरुआत हुई। फिल्म इंडस्ट्री में फिर से पांव जमाने की कोशिश, ऑडिशन, मीटिंग और लोगों से मुलाकातें बढ़ने लगी। उसी दौरान एक शख्स से उसकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई, इतनी कि चर्चे अब सेट से निकलकर सड़कों पर पहुंच गए। इसी बीच कास्टिंग काउच की खबरें फैलने लगी और जब ये बात सुब्रमण्यम के कानों तक पहुंची तो वो सिर्फ नाराज नहीं हुआ बल्कि अंदर से टूट गया। उसे शक था कि अब उसके रिश्तों में सिर्फ दरार नहीं, धोखा भी आ चुका है। बदनामी के डर से उसने रमैया से फिर संपर्क किया और कहा, मैं खुद तुम्हें फिल्म में काम दिलवाऊंगा, बस मेरे साथ घर वापस आ जाओ। रमैया मान गई और फिर लौट आई उस घर में जहां कुछ साल पहले अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। वक्त बीतता गया, सुब्रमण्यम हर कोशिश कर चुका था, लेकिन वो अपनी पत्नी को फिल्मों में काम नहीं दिलवा पाया। वो जो कभी सिनेमा के सपने बुनती थी, अब खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगी। रमैया को लगने लगा कि उसे धोखे से झूठे वादों में फंसकर वापस बुलाया गया है, और जब भरोसा एक बार टूटता है तो रिश्ते की दीवार में दरार हमेशा के लिए पड़ जाती है। 20 जनवरी की रात चेन्नई की गलियों में सन्ना डाला, लेकिन उस छोटे से घर के भीतर तूफान चल रहा था। रमैया ने तय कर लिया, अब और नहीं, मैं जा रही हूँ सुब्रमण्यम। पति ने मनाने की बहुत कोशिश की, पर जब वो नहीं मानी तो गुस्सा हैवानियत में बदल गया। रात करीब 10 बजे सुब्रमण्यम ने गुस्से में उठाई कुल्हाड़ी और एक बार में खत्म कर दी वो जिंदगी जिससे उसने कभी दुनिया बसाई थी। सुब्रमण्यम की गिरफ्तारी के साथ इस केस की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन जांच वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि पुलिस को लाश के सारे टुकड़े तो मिले पर सिर अब भी गायब था। सुब्रमण्यम को लेकर पुलिस खुद पहुंची डंपयार्ड, जहां उसने लाश के हिस्से फेंकने की बात कबूल की। कई दिनों तक हजारों टन कचरे में छानबीन हुई, लेकिन वो सिर कभी नहीं मिला। वक्त बीतता गया, केस बंद हो गया, पर सवाल अभी भी वही खड़ा है। एक सिर विहीन यानी बिना सिर की लाश, एक अधूरी कहानी और एक खामोश टैग जो आज भी चीख कर कहता है, मैं रमैया। रमैया की मौत को आज 5 साल बीत चुके हैं, पर उसका सिर और उसका बायां हाथ अब तक नहीं मिल सका है, और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जुर्म करने वाला चाहे कितना भी चालाक या शातिर क्यों हो, कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। भले ही कुछ वक्त के लिए उसे लगे कि वो बच गया है, लेकिन सच के कदम धीमे से ही
उठते नहीं। गलत रास्ते पर चलकर कोई भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचता। बर्बादी होती है सिर्फ इंसान की नहीं, उसके परिवार की, समाज की और उसकी आत्मा की भी, क्योंकि जुर्म के बाद सजा जरूर मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके अच्छे कमेंट्स हम आने वाले एपिसोड में पढ़कर भी सुनाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर।